जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? चलो आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रसायन शास्त्र का, जिसका नाम होगा असंतुलित और संतुलित समीकरण, यानी अनबैलेंस एंड बैलेंस इक्वेशन। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, बारीकी से बेहतरीन रूप से समझेंगे, कोशिश करेंगे इसको आज पूरा क्लियर करने का, क्योंकि हर बार जो है एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना एकदम तय रहता है। बोर्ड वाले को ये क्वेश्चन से बहुत ही मोहब्बत है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आता है कुछ न कुछ, या तो संतुलित करने के लिए या तो आपको डिफिनेशन कुछ ही पूछ दे। देख लीजिए, मन को थोड़ा अस्थिर करके देखेंगे। मैं इस संतुलित असंतुलित समीकरण में जाने से पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके नया पदार्थ का निर्माण करता, दूसरा पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका जो गुण है अन्य जो मूलभूत पदार्थ है उनसे भिन्न होता है, तो उस पदार्थ को कहते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में दो पार्ट होता है, एक होता है अभिकारक अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिफल। अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। अभिकारक को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रतिफल का हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। अब हमें संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण का जरूरत क्यों पड़ गया है, इस बात को डिफाइन करेंगे। अभी इसमें नहीं गए हम, इसका डिफिनेशन का चर्चा नहीं कर रहे हैं फिलहाल, पहले इसको समझते हैं इसका जरूरत क्यों पड़ रहा है। अब देख लीजिए, होता है क्या, जब भी कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो भाग लेने वाला पदार्थ और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बना उसका जो है ना द्रव्यमान नहीं बदलता है, वो द्रव्यमान हमेशा बराबर रहता है। अभिकारक और प्रतिफल का द्रव्यमान अगर जोड़ देते हैं सही पदार्थ का तो हमेशा बराबर होता है। इसको हम लोग इस प्रकार समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया में पदार्थ ए और पदार्थ बी भाग लिया, जिसका कि पदार्थ ए का द्रव्यमान ए था और पदार्थ बी का द्रव्यमान बी था, और अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनाया जो कि पदार्थ सी और पदार्थ डी का निर्माण कर रहा है। आप देख लीजिए, यहाँ पर सी का द्रव्यमान यदि हम मान लेते हैं सी और डी का द्रव्यमान मान लेते हैं डी, तो इन सभी का जो द्रव्यमान का जो है ए प्लस बी और सी प्लस डी जो है, ये दोनों का अगर ये सभी का द्रव्यमान है तो दोनों आपस में LHS और RHS आपस में बराबर होता है। यानी पदार्थ तो अलग अलग बना था, ए और बी भाग लिया और भाग लेने के फलस्वरूप सी और डी निर्माण किया, लेकिन जो है इनका जो द्रव्यमान का योग दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। तो वैसे ही सभी रासायनिक समीकरण में जो है ना ये बराबर ही पूरना चाहिए। चाहे आप कोई भी पदार्थ भाग ले रहा हो, उसके फलस्वरूप कोई भी पदार्थ निर्माण हो रहा है, इस डज नॉट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है हमेशा बराबर होना चाहिए इस पदार्थ में। तो वैसे ही क्या होता है, किसी समीकरण में कोई समीकरण में बराबर होता है, जिस समीकरण में बराबर हो गया दोनों तरफ परमाणु की संख्या तो कहलाएगा संतुलित समीकरण, जिसमें बराबर नहीं हुआ उसे कहेंगे असंतुलित समीकरण। फिर से एक बार नोट कर लीजिए, जिस भी रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के दोनों ओर यानी अभिकारक और प्रतिफल में भाग लिए परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे कहेंगे संतुलित समीकरण, और जिस समीकरण में अभिक्रिया के दोनों ओर भाग लिए परमाणु की संख्या बराबर नहीं तो उसे कहेंगे असंतुलित समीकरण। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर क्लोरीन अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, यानी Cl2 Cl का 2 है, Cl यहाँ Cl की संख्या 2 है और H की संख्या 2 है। इसके फलस्वरूप जो निर्माण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, यह है अभिकारक, यह है प्रतिफल, दोनों ओर परमाणु की संख्या जो बराबर नहीं मिलेगा। यहाँ पर Cl 2 है, यहाँ पर Cl की संख्या 1 ही है, यहाँ पर Cl की संख्या 2 है, सॉरी H की संख्या 2 है और यहाँ पर H की संख्या 1 है। तो यह कहलाएगा असंतुलित समीकरण। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा असंतुलित समीकरण कहलाएगा, ठीक है। और इधर हम लोग इसी को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, Cl2 प्लस H2 रहने देंगे और इधर जो है ना इसके आगे 2 लगा देंगे HCl। अब आप कौन करें, देखिए पाएंगे आप लोग कि Cl यहाँ पर भी 2 है, उधर भी Cl की संख्या 2 से गुना कर देंगे तो 2 Cl हो गया, इधर भी H 2 है, इधर भी H 2 है, तो ये कहलाएगा, अभी ये क्या हो गया, ये हो गया संतुलित, ये कहलाएगा संतुलित समीकरण। और अब सबसे जो मेन पॉइंट इस चैप्टर में आ रहे हैं, हमें समझ में आ गया कि क्या है संतुलित समीकरण, क्या है असंतुलित समीकरण, परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी आपके सामने है। अब कभी क्या होगा कि आपको इस प्रकार से असंतुलित समीकरण दे दिया जाएगा, उसको कहेगा संतुलित कीजिए। इसके नियम क्या, ये तो आसान था, छोटा सा था, तो बनाने में तुरंत समझ में आ गया कि वैसे दिख रहा है 2 आगे लगा दिए तो होगी। इसके नियम क्या है, इसके रूल क्या है, इसके समझेंगे। देखिए,
रासायनिक समीकरण को जो है ना 3 तरीका से मुख्य रूप से संतुलित किया जाता है। एक होता है अनुमान विधि से, दूसरा होता है आयन विधि, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन विधि। तो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, आपका बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है विधि वो अनुमान विधि होगा। अनुमान विधि से हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। इसको इंग्लिश में हीट एंड ट्राइड मेथड कहते हैं। यहाँ हम हेडिंग दे रहे हैं नोट में, आप भी लिख लीजिए। अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसमें देख लीजिए करना क्या पड़ता है। सबसे पहले जो भी पदार्थ भाग लिया अभिक्रिया में, मान लेते हैं एग्जांपल हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे देख लीजिए Mg प्लस HCl और ये मिल करके बना रहा है MgCl2 प्लस H2 का निर्माण कर रहा है। इसे संतुलित कैसे करें? इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना हम लोग अभिक्रिया का एक कॉलम बनाएंगे, LHS ये वाला साइड कहलाएगा, और उसके बाद RHS एक LHS और एक RHS एक तरफ देंगे। यहाँ पर हम लोग तत्व लिखेंगे, जो भी तत्व भाग लिया है। इसमें देखिए कौन कौन सा तत्व भाग लिया। सबसे पहले तो Mg भाग ले रहा है, मैग्नीशियम, Mg को लिख देंगे। फिर उसके बाद H ले रहा है, H को लिख देंगे। फिर उसके बाद Cl ले रहा है, Cl को भी लिख देंगे। ठीक है। अब कौन करना है कि लेफ्ट साइड में Mg की संख्या कितनी है, तो LHS में 1 देंगे। फिर उधर कितनी है Mg की संख्या, उधर भी 1 ही है। फिर इधर देख लीजिए H की संख्या 1 है तो 1 दिए, और उधर जो है H की संख्या 2 है तो 2 दे दिए। अब देखिए इधर Cl की संख्या इधर 1 है और इधर RHS में Cl की संख्या 2 है, हमने ये नोट करा। अब इसे संतुलित करने के लिए अनुमान लगाना पड़ता, नाम ये है अनुमान विधि। तो खुद से अनुमान लगा करके इसके आगे में कौन सा संख्या रखे कि ये संतुलित हो जाए। ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं संतुलित करने के टाइम में। जिस प्रकार यहाँ Cl के नीचे में 2 दिख रहा होगा, क्लोरीन की 2 संख्या दिखा रही डाइक्लोरीन को, आप इसे नीचे में नहीं लिखेंगे। गुना जब भी होगा आप इसके आगे गुना होगा, लगेगा चिन्ह, या तो इसके आगे या तो इसके आगे या तो इसके आगे, कोई भी अंक रख दीजिए। दोनों तरफ बराबर पुराना है, आप दोनों तरफ भी रख सकते हैं, एक तरफ भी रख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा ट्रिक आपको दे रहे हैं हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। सबसे पहला जो कदम उठाएंगे, सबसे पहला में आप धातु को संतुलित करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप अधातु को करेंगे संतुलित, यानी धातु के अलावा दूसरा कोई रहेगा उसको संतुलित करेंगे। तीसरा जो कदम होगा आपका, तीसरा आप O को संतुलित करेंगे यानी ऑक्सीजन को, और चौथा में आप हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। धातु पहले, उसके बाद धातु के अलावा गैर धातु, हम अधातु लिख दिए हैं, आप अधातु के अलावा कुछ भी हो सकता है, गैर धातु यहाँ लिख दीजिए। गैर धातु यानी धातु को छोड़ करके बाकी जो भी रहेगा उसको संतुलित करना दूसरा स्टेप में, और उसके बाद है ऑक्सीजन, लास्ट में हाइड्रोजन पर जाएंगे। यहाँ देखिए इस चूँकि लगाना है अनुमान ही, ध्यान रखना है कि गुना जो भी संख्या का गुणज के रूप में लिखेंगे आगे में लगाएंगे, वो जो है इस प्रकार से आप नहीं लिख सकते हैं, यानी नीचे में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये सब आप नहीं बना सकते हैं। इसके आगे में ही गुणज के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए संतुलित, ये तो असंतुलित था, ये असंतुलित समीकरण है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण में क्या कर रहे हैं देखिए, Mg यहाँ पर मैग्नीशियम धातु है, इधर भी Mg की संख्या सेम है। जिसमें सेम मिले तो उसको नहीं कुछ करना है, बराबर मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देते हैं। दूसरा देख लीजिए यहाँ नज़र क्या आ रहा है, दूसरा क्या बताया था आपको, दूसरा स्टेप में क्या करना है, गैर धातु को सूचित करना है। यहाँ पर गैर धातु हमको Cl नज़र आ रहा है। Cl को संतुलित करने के लिए इधर देख लीजिए Cl की संख्या कितना है, 1 है इधर, लेकिन 2 है। तो क्या करेंगे, Mg को रहने देते हैं वैसे, प्लस यहाँ पर HCl है, तो क्या करें HCl MgCl2 प्लस H2 है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, Cl को डबल करने के लिए यहाँ पर HCl का आगे 2 लगा दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर हुआ क्या,
H की संख्या 2 हो गई। और मज़ेदार बात यह है कि जो इधर है H की संख्या भी 2 हो गई, इधर H की संख्या पहले से 2 है, तो ये पहले मतलब संतुलित हो गया एक ही स्टेप में। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, और बाद में काउंट करके देख लेंगे कि दोनों तरफ पूर्ण रहा है कि नहीं। इधर भी Mg है, इधर भी Mg है। इधर देख लीजिए H 2 है, 2 ठो है, इधर भी H डबल है, इधर Cl डबल है, इधर भी Cl डबल है। इस प्रकार से आप जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में जो जाइए और उस होमवर्क को कंप्लीट कीजिए अगर आपको सीखना है तो। ध्यान रखेंगे, अनुमान लगाना है। अनुमान में ध्यान रखना है कि आगे इसके गुणज के रूप में 2, 4, 5, 7 कुछ भी लगाना है, आगे लगाना है, इसमें नीचे में नहीं लिखना है। उसके बाद नियम क्या है, पहले धातु को संतुलित करना है, फिर गैर धातु के, उसके बाद ऑक्सीजन को, उसके बाद चौथा स्टेप में हाइड्रोजन को संतुलित करना है। इस प्रकार से अगर आप सारा स्टेज को अपनाते हैं तो आपको जो है रासायनिक समीकरण संतुलित करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अनुमान विधि से सिर्फ 2-4 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर होमवर्क दिखेगा जो रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए दिया हुआ है, उसको बनाइए। यदि किसी नंबर में आपको दिक्कत हो रहा है, 50 रासायनिक संतुलित दिया हुआ है, उसमें अगर आपको किसी नंबर में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका एक एक कमेंट का जवाब दूंगा मैं। हो सके तो उस टॉपिक पर आपका वीडियो भी बना करके दूंगा। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आपसे संतुलित नहीं हो पा रहा है या फिर किसी भी प्रकार के केमिस्ट्री में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना कर आपका कन्फ्यूजन सारा दूर करूँगा। जय हिंद।